तो अंततः हम भी मेला हो आए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस मेले में खिलौने नहीं बल्कि किताबें मिलती थी। ये मेला चाट टिक्की जलेबियों का नहीं बल्कि कहानीकार, उपन्यासकार और कवियों का था। इस मेले में झूलों से सजे मैदान नहीं बल्कि ज्ञान से सुशोभित विद्वान थे। मुझे आज भी याद है, बचपन में मैं जब भी मेला जाता था तो जो सबसे पहली चीज़ थी जो मैं खरीदता था वो था माउज़र, तमंचा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, जीवन में अनुभव और ज़्यादा बढ़ते गए, तो एक बात तो समझ में आ गई कि एक अच्छा जीवन किस तरह जीना है, एक अच्छी लाइफ किस तरह से जीनी है। ये बात आपको कट्टा, तमंचा ये नहीं सिखाएंगी, ये बात आपको किताबें सिखाएंगी। तो धीरे धीरे मेरा रुख किताबों की ओर मुड़ता गया, किताबों से परिचय होता गया और ये परिचय कब एक गहरी मित्रता में परिवर्तित हो गया, मुझे इसका पता ही नहीं चला। आज मैं अगर खुद को देखूं तो अगर मैं किसी को चाहूँगा कोई मेरा सच्चा मित्र है तो वो मैं किताबों को मानता हूँ। और जब मैं ये कहता हूँ कि किताबें हमारी सच्ची मित्र होती हैं तो वो इस अर्थ में कि उन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं, वो हमें सिर्फ देना चाहती हैं, वो सिर्फ देना जानती हैं। पहले दिन से ही वो हमें कुछ न कुछ देना ही चाहती हैं। वो मुझे मेरी कमियां बताने से पहले डरती नहीं है, वो मुझे मेरी अच्छाइयां बताते वक्त किसी भी तरह के लालच से भरी नहीं होती हैं। मैं जब भी पथ भटकता हूँ बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़कर सही रास्ता मुझे दिखाती है। मैं जब भी लो फील करता हूँ, मैं जब भी डिमोटिवेट होता हूँ, वो मुझे मोटिवेट करती हैं, वो मुझे साहस बंधाती हैं। तो मेरा मानना है किताबों को ज़रूर अपना सच्चा मित्र बनाना चाहिए और वो हमारी सच्ची मित्र होती भी हैं। तो खैर चर्चा कर लेते हैं हम जो पुस्तकें हमने वहाँ से ली। तो उनमें से जो पहली पुस्तक है वो ये है, देखिए आप, द एज ऑफ साइंटिफिक वेलनेस। अगर आप देख पा रहे हैं, वाई द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज पर्सनलाइज्ड, प्रिडिक्टिव, डेटा रिच एंड इन योर हैंड्स। इसे जो लिखा है लेरॉय हुड और नथैन प्राइस ने, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। दरअसल मैंने सारी पुस्तकें वहीं से ली थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। क्या है बुक में, इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, अगर भविष्य में कभी टाइम मिला, समय रहा हमारे पास, तो हम जरूर इस पर व्यापक चर्चा करेंगे पुस्तकों पर। तो अभी फिलहाल हम समझ लेते हैं कि ये बुक क्या है, कोर थीम क्या है इस बुक की। देखिए दरअसल होता क्या है ना, जो हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, कुछ लोग इसे बोलते हैं कि सही शब्द इसके लिए हेल्थ केयर ना होकर सिक केयर होना चाहिए। वो क्यों, हम वो भी समझेंगे। तो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, वो जिस मॉडल पर, जिस फिलॉसफी पर वर्तमान में चल रहा है, वो 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। आज हम जब 21st सेंचुरी में हैं तो लेखक का, पुस्तक का ऐसा दावा है कि वो मॉडल 21st सेंचुरी में कारगर नहीं है, वो ठीक नहीं है इस सेंचुरी के लिए। तो हम थोड़ा सा समझते हैं क्या है 20th सेंचुरी का जो मॉडल है, वो जिस फिलॉसफी पर काम करता है। मान लीजिए आप, चलिए अच्छा आपको छोड़ते हैं, मान लीजिए मैं 20th सेंचुरी का मॉडल, जो हेल्थ केयर मॉडल है, वो किस सिस्टम पर काम करता है, किस फिलॉसफी पर काम करता है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए मैं हुआ, मुझे कोई बीमारी हुई, तो सबसे पहले बीमारी हुई, फिर इसके कोई सिम्टम्स दिखेंगे। अब जब इसके सिम्टम्स दिखेंगे तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तब डॉक्टर क्या करेंगे, सबसे पहले ये परीक्षण करेंगे कि ये सिम्टम्स ये किस वजह से हो रहे हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद उस चीज़ों का, जो भी बीमारी होगी वो सारी चीज़ें होगी, उनका ट्रीटमेंट होगा। तो मोटा मोटा अगर हम 20th सेंचुरी का जो मॉडल है वो ये है। इस वजह से कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, इसे हम हेल्थ केयर सिस्टम न बोलकर सिक केयर सिस्टम बोल दें। सॉरी, क्यों ऐसा वो बोलते हैं, वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा इलाज है, जो हमारा ट्रीटमेंट शुरू होता है, वो मरीज के या पेशेंट के बीमार होने के बाद ही स्टार्ट होता है। इसमें जो जिस नए मॉडल की बात करी है लेखकों ने, वो साइंटिफिक वेलनेस की बात करी है। इस तरह के मॉडल वो अपनाना चाहते हैं। वो क्या होता है दरअसल, देखिए होता क्या है ना, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के एक से लेकर जब वो पैदा होता है, मान लीजिए 20 वर्ष तक या 21-22 वर्ष तक, 30-25 वर्ष तक मैक्स मान लीजिए, लेखक का दावा तो 20 वर्ष तक का है। वो जो उसका टाइम पीरियड होता है वो बहुत हेल्दी टाइम पीरियड होता है, बहुत हेल्दी बॉडी होती है उसकी। इस वक्त उसमें लगभग कोई भी बीमारी नहीं होती, एक बहुत ही हेल्दी सिस्टम होता है। फिर क्या शुरू होता है, फिर शुरू ये होता है 25 के बाद धीरे धीरे बीमारियां थोड़ी बहुत, ये कुछ मात्रा में लगनी शुरू होती। अब हमारी बॉडी के साथ क्या प्रॉब्लम है ये भी आप समझिए। बॉडी जो हमारी है ना, इसको बोलते हैं कि बॉडी हमारी जो है ये सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। ये कई सिस्टम का एक हाइपर कनेक्टेड एक पूरा वेब है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के किसी एक हिस्से में कोई समस्या होगी तो वो पूरी बॉडी को कहाँ इम्पैक्ट कर सकती है, हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं, हमें कुछ पता नहीं। अब ये क्या मान रहे हैं, लेखक का ये मानना है
जिस तरह के मॉडल, हालांकि ये किसी भी, मैं आपको बता दूं, जो भी इनका उद्देश्य है और जिस तरह की बातें इस बुक में की जा रही हैं, ये किसी हॉलीवुड फिल्म की पटकथा नहीं है। मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूं आपको ये बात। ये माइन्यूट लेवल पे, लैब लेवल पे और कुछ स्तरों पर, कुछ माइनर स्तरों पर, वे कुछ छोटे क्षेत्र, सूक्ष्म क्षेत्रों पर ये सारी चीज़ें प्रयोग में लाई जा रही हैं। तो क्या मतलब है, लेखक का ये मानना है कि हम, देखिए, एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है, कि मान लीजिए एज बढ़ती जा रही है, मेरी एज हो जाएगी 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, और एक होता है बायोलॉजिकल एज। तो बायोलॉजिकल एज क्या, कि मेरी बॉडी, जो इंटरनल पूरी बॉडी है, उसका जो पूरा मैकेनिज्म है, वो भी धीरे धीरे उसी एज का, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है क्रोनोलॉजिकल एज, वैसे वैसे ही बायोलॉजिकल एज भी बढ़ती जाती है। हमारा दिल भी बूढ़ा होता जाता है, हमारे हार्ट, किडनी और लीवर, इन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। तो बुक का ये दावा है, लेखक का ये दावा है, ये मानना है कि हम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम बनाएंगे जो 20 20 वर्ष के बाद या 22 वर्ष के बाद, जो भी अगर छोटे लेवल पे कोई बीमारियां होंगी तो हम तुरंत उनको ठीक कर देंगे। हम क्रोनोलॉजिकल एज तो बढ़ने देंगे, यानी कि लोग 1 साल के हो रहे हैं, 20 साल के हो रहे हैं, 25 साल के हो रहे हैं, 30 साल के हो रहे हैं, 40 साल के हो रहे हैं, 50 साल के हो रहे हैं, लेकिन अंतर उसमें ये होगा कि एक 60 साल के व्यक्ति की क्रोनोलॉजिकल एज तो 60 वर्ष होगी, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल एज 25 वर्ष की होगी। वो 60 साल का बूढ़ा 25 वर्ष के नौजवान जैसा महसूस करेगा अंदर से, उसी तरह की फुर्ती उसके अंदर होगी। तो इस तरह की बातें इसमें करी गई, और उसमें जो भी उसके तरीके हैं, दरअसल आपने कभी अगर सुना हो जो P4 मेडिसिन का कंसेप्ट, की पहले प्रिडिक्टिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और पार्टिसिपेटरी मेडिसिन। प्रिडिक्टिव मेडिसिन का मतलब क्या है, कि कोई बीमारी होने वाली, आज से 10 साल पहले कोई बीमारी होगी, और ये बड़े आराम से हो रही हैं चीज़ें, कि हमारा जेनेटिक डेटा उनके पूरे पास है, हमारे जीनोम का डेटा, फिनोम, और फिर उसके बाद डिजिटल डेटा, इन 3 डेटाओं की बात उन्होंने करी है। खैर जी, जब हम कभी डिटेल में बात करेंगे, बुक तब जरूर बात करेंगे। तो प्रोडक्टिव मेडिसिन का दरअसल ये मतलब है कि कोई 10 वर्ष बाद कोई बीमारी आने वाली है, हम उसका 10 वर्ष पहले ही पता कर लेंगे और उसको क्योर कर देंगे, वो बीमारी हम होने ही नहीं देंगे। प्रिवेंटिव का मतलब वही है कि उससे कोई बीमारी है उससे पहले हम केयर कर दें, इसलिए इसे हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा कहना बेटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेशेंट के बीमार होने के बाद कोई इलाज नहीं चल रहा है, किसी व्यक्ति को बीमार होने के बाद इलाज नहीं किया जा रहा, बीमारी होने ही नहीं दी जा रही। इसी वजह वो था प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव, पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी का यहाँ मतलब ये है कि हमारा डेटा उनको देना होगा हमें, तभी वो पूरा एक मॉडल डेवलप कर पाएंगे। और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की जो बात हो रही है, कि देखिए क्या होता है ना, कि हर व्यक्ति की बॉडी अलग है, हर व्यक्ति का एनवायरनमेंट अलग है। ठीक, एक बड़ी अच्छी बुक है द मिथ ऑफ एवरेज, कभी आपको समय मिले तो ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही निकली हुई है। तो ये कुछ ऐसा उसमें बात हुई है, हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का हार्मोनल स्ट्रक्चर अलग, हर कोई अलग एनवायरनमेंट में पला बड़ा। ये जरूरी नहीं है कि जो दवा मुझे फ़ायदा कर जाए वो आपको भी फ़ायदा करेगी। तो पर्सनलाइज मेडिसिन का मतलब ये है कि आपका पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर और आपके एनवायरनमेंट कैसा है, आपका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशनिंग कैसी है, इस पर पूरा वो करके तब एक पर्सनल मेडिसिन आपके लिए बनाई जाएगी। एक बड़ी अच्छी और बुक है, एरिक टोपोल, एक यूएस के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी बुक है डीप मेडिसिन, बहुत अच्छी। वो कुछ इसी सिद्धांत पे बात करती है, डीप मेडिसिन पे। तो खैर, इस बुक पे हमने इतनी चर्चा कर ली, बहुत है, बाकी कभी डिटेल पे इस पर जरूर बात करेंगे। दूसरी जो बुक मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, वो ये व्हाट्स आवर प्रॉब्लम, अ सेल्फ हेल्प बुक फॉर सोसाइटीज, टिम अर्बन। ये एक ब्लॉग भी पहले चलाते थे, बहुत फेमस थे, वेट बट वाई, टिम अर्बन। बहुत ही प्यारी बुक है। अब इस बुक का कहना क्या चाहती है बुक, और मुझे तो लगता है आज के जो जिस समय का वर्तमान युग है, वो तो लोगों को, हमें ये बुक तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। जिस तरह की समस्याएं सोसाइटीज़ में हम देख रहे हैं इस समय, उसको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है ये बुक हर किसी को ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो क्या बात ये करती है, देखिए, बात पूरा जो मेन दावा है बुक का वो मैं बता देता हूँ आपको क्या है। लेखक कैसा मानना है, लेखक क्या, ये सच्चाई भी हम देख रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब हो गया 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से बढ़ती है, और टेक्नोलॉजी इसी रेट में ग्रोथ में बढ़ रही है। अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ना, तो जो समाज में, जो सोसाइटी में जो चेंज है वो बहुत स्पीड से बढ़ने लगेगा। तो ये हो रहा है, सोसाइटी में चेंजेस जो है बहुत स्पीड में बढ़ रहे हैं, और हमारा जो ब्रेन है इन चेंजेस को उसी लेवल पे अडेप्ट करने में उतना कैपेबल है नहीं, ये प्रॉब्लम है।
अब समझना बात को क्या हो रहा। अभी एआई वगैरह आ रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो ये रहा कि धीरे धीरे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें हमसे ज़्यादा कहीं बेहतर होते जा रहे हैं। और एज अ सोसाइटी, जो लेखक का दावा है यहाँ पर, एज अ सोसाइटी हम धीरे धीरे बुद्धू होते जा रहे हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में आपसे बात करूं तो बुद्धू होते जा रहे हैं होल सोसाइटी। अगर देखिए, सोसाइटी को मैं दरअसल सोशोलॉजी का भी विद्यार्थी हूँ, यूपीएससी के लिए मैं सोशोलॉजी वगैरह पढ़ाता भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं सोसाइटी को जिस तरह देखता हूँ, मैं सोसाइटी को ब्रेन की तरह देखता हूँ। कैसे? ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना। अभी मैं थोड़ा सा मोटा मोटा समझिए, बहुत डीप नहीं जाएंगे। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को आपस में क्या करता है? कोई सूचना भेजता है और आपस में कनेक्ट होते हैं। जब ये सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक कनेक्शन बनाते हैं, और जब वो कनेक्शन बनाते हैं तभी हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, चल पाते हैं, जो भी सारी चीज़ें। अब आप सोचिए, अगर ये कनेक्शंस टूटने लगे, ये कनेक्शंस ठीक से न बने, तब क्या होगा? तो क्या हम ठीक से, हमारी बॉडी काम कर पाएगी? ठीक से हम सोच समझ पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी भी कुछ ऐसी है। सोसाइटी में भी छोटे छोटे हम सब न्यूरॉन्स हैं, लेकिन हम करते क्या है? हम सब खुद को बांट लेते हैं। किस तरह बांट लेते हैं? हमने जात में बांट लिया कि भाई ये यादव हैं, ये पंडित हैं, ये ठाकुर हैं। हमने धर्मों में बांट लिया कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, और ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। हुआ क्या? अब ये सब अलग अलग जब हम बट गए, तो अब हम आपस में एक दूसरे से खुन्नस खाने लगते हैं। हम आपस में ही बात नहीं करना चाहते। ये हो रहा है। ये मैं कोई कल्पनाओं की बातें नहीं कर रहा हूँ। आज कोई हिंदू हो, वो किसी मुस्लिम की बात नहीं सुनना चाह रहा। कोई मुस्लिम हो, वो किसी हिंदू की बात नहीं सुनना चाह रहा। हो क्या रहा? दो न्यूरॉन्स हैं, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। और जब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो क्या एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, ये हमारे लिए कोई बड़ी अच्छी बात है? ये आप सोचिए। तीसरी जो बुक है, ये है 6 फेसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हु विंस, हु लॉस एंड व्हाई इट मैटर्स। ये बुक है, बड़ी प्यारी बुक है। अगर आपको ग्लोबलाइजेशन और इन सब पे चीज़ें पढ़नी चाहिए, रुचि रखते हैं ग्लोबलाइजेशन को समझना, तो ज़रूर पढ़िए। देखिए, 6 फेसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम दरअसल जब भी ग्लोबलाइजेशन के बारे में सुनते हैं तो हमें एक ये लगता है कि ओपन ट्रेड। ओपन ट्रेड का मतलब क्या है? कि एक सामान हम यहाँ बना रहे हैं, कुछ वो वहाँ बना रहे हैं, तो दोनों कम से कम टैरिफ लगाएं सरकारें, और कम से कम टैक्सेस लगाएं, ताकि जो सामान, मान लीजिए हम बहुत अच्छा जूता बना पा रहे हैं बाटा का, हैं, वो कोई दूसरा वो बहुत अच्छा किसी और चीज आईफोन बना पा रहा है, तो आपस में हो ये कि हम भी उन्हें भेज दें, वो भी हमें भेज दें। ये एक वो हुआ तरीका, ये एक चेहरा हुआ ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन अगर मोटा मोटा मतलब मैं क्या समझूँ तो क्या, पूरा गोला एक हो जाए। अभी हमने एक गोले में छोटे छोटे गोले बना रखे हैं, ये सारे छोटे छोटे गोले हम खत्म कर दें और एक गोला बनाए। वैसे कई स्तर पर हम देखें तो हो भी चुका है चीज़ें। जैसे एक समय होगा, रहा होगा, पर अगर इतिहास में और हम पीछे जाएं तो हर समाज के अपने अलग अलग कानून थे, हर समाज के अपने अलग अलग वैज्ञानिक पद्धतियाँ थी, हर समाज के अपने अलग अलग सोचने समझने का तरीका था। लेकिन अगर अब आप बात करें, अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो दुनिया में कहीं भी इनकी बातें होंगी। आप फंडामेंटल राइट्स की बात करें, अगर डिग्निटी लाइफ, जीवन को गौरवपूर्ण जीना है, इस तरीके की बात करेंगे, तो लॉ की अगर हम बात करेंगे, तो लॉ के लेवल पर, कानून के लेवल पर, पॉलिटिक्स के लेवल, सॉरी पॉलिटिक्स नहीं, लॉ के लेवल पर हम लगभग एक जैसे हो गए हैं दुनिया में, अगर हम माने। और अगर टेक्नोलॉजी के स्तर पर ले लिया जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी ये होगी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी ये होगी। विज्ञान के स्तर पर तो इन सारे स्तरों पर हम समान हो रहे हैं। तो इसी तरीके कई फेसेस हैं, कि ऐसा नहीं कि जो है ग्लोबलाइजेशन, ये हम जिसे वैश्वीकरण कहते हैं, इसका कोई एक चेहरा हो। इसके कई चेहरे, तो उस तरह के 6 चेहरे बताए उन्होंने बुक पर। और किस चेहरे से किसको फ़ायदा हो रहा है, किस तरह के ग्लोबलाइजेशन से किसे फ़ायदा हो रहा है और किसे नुकसान हो रहा है, ये देखकर सरकारों को नीतियाँ बनानी चाहिए। हर तरह का ग्लोबलाइजेशन हर किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, ना हर किसी को नुकसान पहुंचाएगा। और जैसे एक ग्लोबलाइजेशन इसमें बात करी गई है, नॉलेज ग्लोबलाइजेशन, की नॉलेज के लेवल पर हम ज्ञान के स्तर पर सेम हो जाएं, कि कोई हमें चीज़ें पता चल रही, हम उन्हें बता रहे हैं, कोई उन्हें चीज़ें पता चल रही, तो कोई बाधा न रहे बीच में। लेकिन देखिए छोटे देशों को इसका कैसा नुकसान होता है। आज आप देख रहे हैं कि कितनी न्यूज़ें आती रहती है कि एप्पल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने कि इस आईआईटीएन को इतने 100 करोड़ के पैकेज में ले गया। ये ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट आप अगर कभी इसके बारे में डिटेल में पढ़े, ये नुकसान है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इकोसिस्टम नहीं बना पा रहे हैं, जिसके चलते हमारे यहाँ का जो नागरिक है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, वो हमसे कहीं बाहर जा रहा है, और हमारे इंटेलिजेंस का फ़ायदा कोई दूसरा उठा रहा है। ये भी ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन देखिए, इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? किसी बाहर वाले को।
जो 200 करोड़ के पैकेज देकर उठा ले रहा है, और नुकसान किसे हो रहा है? हमें हो रहा है। तो अगर आप ग्लोबलाइजेशन और इन सब में रुचि रखते हैं तो ज़रूर ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। अब जैसे ये बुक है द फ्यूचर ऑफ मनी, ये ईश्वर एस प्रसाद, ये बुक है फ्यूचर ऑफ मनी। एक बड़े अच्छे थिंकर हैं, मैं नाम है डॉक्टर युवाल नोआ हरारी। उनकी मैं अक्सर उनकी किताबें मैं लोगों को सजेस्ट करता रहता हूँ कि यार पढ़ो, तुम्हें भी पढ़नी चाहिए, बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं। पढ़ते ही कितने लोग हैं हम तो जानते हैं। हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है कि हम पढ़ते कम हैं। ठीक, तो बड़ी अच्छी बुक है सेपियंस उनकी एक बुक है, और होमोडेस बुक है, और एक अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुई थी नेक्सस, बड़ी अच्छी बुक है। तो सेपियंस में बड़ा कमाल का बताते हैं। सेपियंस में बताते हैं मनी को भी उन्होंने, रिलीजन को भी उन्होंने एक मिथ कहा है, मनी को भी मिथ कहा है, और एक कहा है कि दरअसल ये सारी चीज़ें ना एक इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी हैं। मनी कोई सच में कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं आपको 100 का नोट दिखा रहा हूँ, 500 का नोट दिखा रहा हूँ, तो एक कागज़ का ही तो है, बट हम सब मानते हैं, हम सब उसे मान्यता देते हैं, वो इसलिए मनी पैसा है। इसको इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी बोलते हैं। एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है कि मान लीजिए ये है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो गई, ताजमहल है बना हुआ, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, सारी चीज़ें हैं। और दूसरा एक सब्जेक्टिव रियलिटी, कि किसी चीज़ को सब्जेक्टिव लेवल पर, पर्सनल लेवल पर मैं कैसे फील कर रहा हूँ, वो मेरा अपना सच है। आप उसी चीज़ को किसी दूसरी तरीके से फील कर सकते हैं। और जो इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी वो ये होती है, वो ये है जैसे मनी, हम सब मानते हैं कि मनी जैसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, बट क्या रियल में एग्जिस्ट कर रहा है? मनी क्या है? मनी एक थॉट ही तो है। क्या थॉट के बाहर कुछ है क्या मनी? हम कल को किसी दूसरी चीज़ को मान ले कि नहीं नहीं ये पैसा माने जाएंगे, और हम मान रहे हैं। आने वाले टाइम, वो जो बुक में चर्चाएं होंगी इसमें, अब आने वाले टाइम पे हम बिटकॉइन वगैरह पे जा रहे हैं, हम डिजिटल करेंसीज पे जा रहे हैं, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नई नई करेंसीज और सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो उन सब की चर्चा अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड हो कि मनी और ये सारी मार्केट कैसे काम करती है, और ये, तो इस चीज़ को लेके आपको किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये है, थोड़ा सा वीडियो मेरे ख्याल से लंबा हो रहा है, मैं अब जल्दी से ख़त्म कर दूंगा। अ सोशल थ्योरी ऑफ करप्शन योर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये मामला जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, इसमें नोट्स हैं, नोट्स फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बड़ी अच्छी किताब है, ये भी पढ़नी चाहिए आपको। करप्शन, ये तो बड़ा प्यारा टॉपिक है। हम ये करप्शन हम अच्छा तभी तक गलत मानते हैं भारतीय, जब तक हमें खुद को करने को नहीं मिल रहा है, ये जब तक उससे हमारा कुछ गलत नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए, हम सब की कोशिश यही रहती है कि अगर हमारा कोई काम फंसा है तो 100-50-100 दे के काम निपटा ही लेते हैं यार। और कमाल की बात ये है कि हमें इस चीज़ का गिल्ट तक नहीं फील होता है। एक बड़ी अच्छी बुक है एडम स्मिथ की थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, उसमें इस कंसेप्ट पे बड़ी डिटेल पे उन्होंने बात करी, लेकिन फिलहाल उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन देखिए कमाल कितनी बात है कि यूपीएससी में देखते हूँ मैं, लोग एथिक्स का पेपर पढ़ के जाते हैं, बड़े अच्छे नंबर भी आते हैं। उसके बाद एक बंदा है एथिक्स का पेपर पढ़ के गया है, नैतिकता की बातें, नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें लिखी भी होंगी वहाँ पर, उसके बाद भी उन पर करप्शन, भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते ही रहते हैं। तो बड़ी अच्छी बुक है, क्या कारण है इसका, एक सोशल थ्योरी के रूप में। तो इस पर ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। और जो है जैसे ये द कलर ऑफ नॉर्थ, ये भी मेरे ख्याल से क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से ही है। द कलर ऑफ नॉर्थ, द मॉलिक्यूलर लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन्स एंड द फ्यूचर ऑफ लाइफ। देखिए अगर कोई सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कई विद्वानों को मानना है कि प्रोटीन फोल्डिंग ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और उसी पे ये बुक है दरअसल। अब इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, और सच ये भी है कि मैंने इसको भी थोड़ा सा उल्टा पलटा भी नहीं है। तो अभी जब तो इसके अंदर है क्या वो मैं थोड़ा सा बता नहीं सकता हूँ, लेकिन होगा लगभग यही जैसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि प्रोटीन किस तरह से, इन पे फोल्डिंग स्ट्रक्चर को समझना है, और नए तरह के स्ट्रक्चर अगर हम इनकी फोल्डिंग समझ जाएं, प्रोटीन फोल्डिंग को समझ जाएं, तो हम नए तरह के स्ट्रक्चर किस तरह बना, सोचिए क्या कमाल हो सकता है। ये अपने आप में एक कल्पना करने वाली चीज़ है। तो खैर चलिए, यही इतनी किताबें रहने देते हैं, और बस मैं आखिरी में यही कहूँगा कि पढ़िए, खूब पढ़िए, और ज्ञान में गोता लगाते जाइए, और विनय और आपके अंदर जो है एक तरह का सौम्य भाव, ये सारी चीज़ें तो होती ही रहनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।